arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारत के इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध ने एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, जिसने सल्तनत युग की समाप्ति एवं मुगल युग के स्थापना की घोषणा की। 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुए इस युद्ध ने भारत के भाग्य का निर्माण कर दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल शासकों द्वारा भारत के दक्षिण एवं उत्तर में एकता स्थापित कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। मुगलकालीन शासकों द्वारा एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के देशों के साथ संबंध जोड़कर देश की संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया गया, जिससे देश में बाह्य सुरक्षा तथा आंतरिक शांति बनी रही। भारत में कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति का पूर्णतः विकास हुआ। सभ्यता, संस्कृति, कला कौशल, शिक्षा, साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में नई राष्ट्रीय शैली का उद्भव हुआ। भक्ति आंदोलन के चलते देश में सामान्यतः सौहार्द का वातावरण निर्माण हुआ। निसंदेह मुगल काल भारतीय संपन्नता और समृद्धि का काल था। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति 1525 ईस्वी। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। देश में चारों ओर अराजकता एवं अशांति छाई हुई थी। लगभग 350 वर्षों तक भारत पर जिस विशाल तुर्क अफगान साम्राज्य ने महल निर्माण किया था, वह खोखला और शक्तिहीन हो गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्के बाबरी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि उस समय 5 मुस्लिम तथा 2 हिंदू राज्य थे। लेन पूल का कथन है, 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में राज्यों का एक समूह मात्र था, जो आसानी से किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता जा सकता था। देश में सार्वभौम सत्ता के अभाव में साधारण राजकुमारों का बोलबाला था। बादशाह के फरमान की कोई कद्र नहीं थी। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर के शरीर में अपने पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से वीर तैमूर तथा अपनी माता कुतालू निगार की ओर से मंगोल नेता चंगेज खां का रक्त प्रवाहित हो रहा था। उसका परिवार तुर्की जाति के चगवाई वर्ग का था, फिर भी वह अपने को आमतौर पर मुगल ही मानता था। फरगना का राज्य 50,000 वर्ग मील में फैला हुआ था। उसकी राजधानी अंदीजाना थी। उमर शेख मिर्जा इसका स्वतंत्र शासक था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर का बचपन कठिनाइयों में बीता, फिर भी उसे सैन्य शिक्षा, शासन व्यवस्था, कूटनीति का उचित अनुभव प्राप्त था। स्वतंत्र शासक बनने के पश्चात बाबर ने उसके मार्ग में आई कठिनाइयों से संघर्ष कर महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किए। राज्य को व्यवस्थित कर प्रजा से समर्थन प्राप्त किया, जिससे वह एक लोकप्रिय शासक हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। बाबर ने फरगना का शासक बनने के पश्चात अपने राज्य के विस्तार के लिए उत्तर पश्चिम की ओर आक्रमण किए। काबुल को केंद्र बनाकर वह भारत की ओर बढ़ने के लिए व्यग्र हो गया। टुकड़ों में बटे हुए राज्य केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण विदेशी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करने में असमर्थ थे। बाबर से यह बात छिपी हुई नहीं थी। 1525 ईस्वी में बाबर ने पंजाब पर आक्रमण, वहां के तत्कालीन शासक दौलत खां को परास्त किया तथा पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब को अपने अधिकार में करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। इस समय इब्राहिम ने एक विशाल सेना एकत्र की और वह पंजाब की ओर बाबर से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। बाबर ने पानीपत पहुंचकर वहां शिविर डाल दिया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हुईं।
20 अप्रैल की रात में बाबर ने अपने 4 से 5,000 सैनिकों को आक्रमणार्थ अफगान शिविर की ओर भेजा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रातःकाल दोनों पक्षों में पानीपत के मैदान में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और उसकी सेना नष्ट हो गई। पानीपत के युद्ध के परिणाम और महत्व के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला, मुगल राजवंश की स्थापना। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर की शक्ति दूसरे सम्राटों से काफी बढ़ गई। लोधी वंश का अंत कर बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। उसने अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर खुतबा पढ़वाया। दूसरा, अफगान शक्ति का पतन। इस युद्ध से अफगान शक्ति का अंत हो गया। लेनपुल का कथन है, दिल्ली के अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध एक कयामत थी। इससे उनके शासन और शक्ति का अंत हो गया। तीसरा, राजपूतों को अत्यधिक निराशा। राजपूत राजाओं का विचार था कि बाबर के आक्रमण के पश्चात उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें अपनी शक्ति और राज्य विस्तार के लिए अवसर मिलेगा। लेकिन बाबर की इच्छा हिंदुस्तान में राज्य करने की थी, जिससे राजपूत राजाओं की आशाओं का तुषारापात हुआ। उनमें निराशा व्याप्त हो गई। राजपूत राजा सांगा की हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा पूर्ण न हो सकी। चौथा, बाबर को अत्यधिक धन लाभ। पानीपत युद्ध जीतने से बाबर को असीमित धनराशि प्राप्त हुई, जिसे उसने अपने मित्रों, संबंधियों, सैनिकों और सरदारों में बांट दिया, जिससे मुगल सेना में उत्साह की लहर फैल गई। ये तो थे पानीपत युद्ध के परिणाम। अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी की पराजय एवं बाबर की विजय के कारण। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की पराजय के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। बाबर का दक्ष सैन्य संचालन। बाबर वीर, साहसी योद्धा और सैनिक प्रतिभा के गुणों का धनी था। उसने कुशल सैन्य संचालन से इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी अनुभवहीन, अदूरदर्शी युवक था। बाबर द्वारा नवीन वस्त्रों का प्रयोग। बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में बारूद, गोले, बंदूक और तोपों का प्रयोग किया गया, जिससे लोधी सुल्तान के हाथी, तलवार, धनुष बाण उपयोगी नहीं हो सके। तोपखाना तथा कुशल अश्वारोहियों ने अफगानों को टिकने नहीं दिया। अफगानों का नैतिक ह्रास। अफगान सरदार प्रारंभ में नैतिक मूल्यों पर विश्वास रखते थे, परंतु धीरे धीरे आराम, मनोरंजन व विलासिता में लिप्त होने लगे, जिससे अफगानों का नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। भारतीय नरेशों का असहयोग। अफगानों के अतिरिक्त भारतीय नरेशों ने भी लोदी को सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण लोदी को पराजय का मुख देखना पड़ा। अगला बिंदु है अफगान सरदारों का बाबर को सहयोग। इब्राहिम लोदी द्वारा अनुशासन के लिए कठोर नीति अपनाने के कारण कई अफगान सरदार उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे बाबर को नैतिक बल प्राप्त हुआ और उसने उत्साह एवं विश्वास के साथ भारत पर आक्रमण किया एवं सफलता प्राप्त की। अत्यधिक हाथियों का प्रयोग। इब्राहिम लोदी द्वारा 1000 से भी अधिक हाथियों को युद्ध के मैदान में लाना घातक सिद्ध हुआ। तोप, बारूद की अग्निवर्षा के कारण हाथियों ने संतुलन खोकर उन्मुक्त और विक्षिप्त हो अपनी ही सेना को कुचल डाला। इब्राहिम लोदी की गुप्तचर एवं सैनिक दुर्बलता। इब्राहिम लोदी दक्ष व अनुभवी गुप्तचरों की कमी के कारण बाबर के अभियान और कार्यों की पूर्व सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सका। सैनिकों में कुशल संचालन, संगठन, श्रद्धा, भक्ति और प्रतिभा की कमी थी। वस्तुतः पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय असाधारण वीरता, धैर्य एवं वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली का परिणाम थी। अब हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 ईस्वी। बाबर की महत्वाकांक्षा पानीपत की सफलता के पश्चात और बढ़ गई। राणा सांगा भी बाबर से कम महत्वाकांक्षी नहीं था। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा था। सांगा का अनुमान था कि बाबर तैमूरलंग की तरह लूटपाट कर वापस चला जाएगा, किंतु यह अनुमान गलत साबित हुआ। बाबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने का संकल्प लिया था, इसलिए वह मेवाड़ की ओर बढ़ने लगा। दोनों के मध्य खानवा के मैदान में प्रसिद्ध लड़ाई हुई।
खानवा के युद्ध का वास्तविक कारण बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हितों का संघर्ष था। अतः राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होना तो निश्चित था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध 10 घंटे तक चला। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुआ। उसे युद्ध स्थल से हटाया गया तथा राजपूत सेना ध्वस्त हो गई। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के परिणाम इस प्रकार रहे। पहला, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आघात। इस पराजय से मेवाड़ राजवंश के गौरव का अत्यधिक ह्रास हो गया। धीरे धीरे मेवाड़ शक्तिहीन होता गया और इसके स्थान पर मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ शक्ति संपन्न हो गया। दूसरा, राजपूतों की महत्वाकांक्षा की समाप्ति। राणा संग्राम सिंह भारत का सम्राट बनने का आकांक्षी था। वह अफगान मुगल संघर्ष से लाभ उठाकर दिल्ली में हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, परंतु इस युद्ध ने राणा की महत्वाकांक्षा नष्ट कर दी। इस युद्ध की पराजय ने राजपूतों को नेतृत्वहीन कर दिया। तीसरा, राजपूतों की सैनिक शक्ति और वीरता का परिचय। खानवा के युद्ध में बाबर को राजपूतों की वीरता, साहस और रण कौशल का अच्छा अनुभव हुआ। उनकी शूरवीरता और बलिदान देने की प्रबल लालसा से वह अत्यधिक प्रभावित हुआ था। चौथा, राजपूत शक्ति का ह्रास। खानवा के युद्ध का सैनिक महत्व अत्यधिक है। इस युद्ध में राणा की पराजय से राजपूतों की संगठित शक्ति नष्ट हो गई। खानवा में राजपूतों की पराजय ने राजपूतों की शक्ति का आतंक, जो पिछले कुछ वर्षों से भारत में मुस्लिम शासकों की आंखों के सम्मुख छाया था, हमेशा के लिए दूर कर दिया। पांचवा, मुगल साम्राज्य के नींव की दृढ़ता। पानीपत की विजय ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया था। खानवा का महत्व इसलिए है कि यहाँ बाबर ने राजपूतों और अफगानों की उस सम्मिलित शक्ति और सेनाओं को परास्त कर दिया जिनका नियंत्रण और नेतृत्व उस समय के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक और अनुभवी सेनापति राणा सांगा के हाथ में था। अब आगरा मुगल सत्ता का केंद्र हो गया। खानवा विजय के पश्चात बाबर की ख्याति एक प्रसिद्ध सेना नायक और महान विजेता के रूप में फैलने लगी। संक्षेप में खानवा युद्ध के परिणाम इस प्रकार थे: मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आघात, राजपूतों की महत्वाकांक्षा की समाप्ति, राजपूतों की सैनिक शक्ति और वीरता का परिचय, राजपूत शक्ति का ह्रास और मुगल साम्राज्य के नींव की दृढ़ता। अब हम पढ़ेंगे चंदेरी का आक्रमण 1528 ईस्वी। चंदेरी मालवा व बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित था एवं राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। राणा सांगा ने अपने समर्थक मेदिनी राय को चंदेरी का शासक नियुक्त किया था। बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में मेदिनी राय राणा सांगा की ओर से लड़ा था। बाबर की विजय के बाद मेदिनी राय चंदेरी लौट आया था। बाबर ने 9 दिसंबर 1527 ईस्वी को चंदेरी राज्य के विरुद्ध जिहाद या धर्म युद्ध करने की घोषणा की। बाबर की सेना 21 जनवरी सन 1528 ईस्वी को चंदेरी पहुंची। उसने चंदेरी को चारों तरफ से घेर लिया। मेदिनी राय के पास इस समय 500 राजपूत सैनिक थे, जबकि बाबर के सैनिक अधिक थे तथा उसके पास तोपें भी थी। दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। राजपूत स्त्रियों ने हार सामने देखकर जौहर कर अपने धर्म और सतीत्व की रक्षा की। बाबर की विजय हुई और उसने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे दोआब में अफगान विद्रोही सरदारों का दमन और गंगा तट का युद्ध, मार्च 1528 ईस्वी। चंदेरी विजय के बाद बाबर को समाचार मिला कि पूर्व में बायजीद बिबन और मारूफ नामक अफगान सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह के झंडे खड़े कर दिए हैं। बिबन ने अयोध्या में मुगल सेना को खदेड़ दिया था और लखनऊ को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर ने 13 मार्च 1528 को सेना सहित गंगा नदी को पार कर अफगानों का सामना किया। इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद घाघरा का युद्ध, 6 मई 1529 ईस्वी। दिल्ली पर अधिकार करने का अफगानों ने एक बार फिर प्रयत्न किया। महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान सरदार बिहार में एकत्र हुए और कन्नौज तक पहुंचे।
6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा के किनारे महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों की पराजय हुई। महमूद लोदी बंगाल भाग गया और कई अफगान सरदारों ने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर ने बिहार के एक भाग पर अधिकार कर शेष बिहार अफगानों को इस शर्त पर दे दिया कि वे उसकी अधीनता में रहेंगे। बाबर शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो चुका था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई और उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर का मूल्यांकन हम इस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का मत है कि अपने युग में बाबर एशिया में बड़ा जाज्वल्यमान शासक था। वह किसी भी देश और किसी भी युग के शासकों की कोटि में ऊंचे स्थान के योग्य था। हैवल ने लिखा है कि अपने सुंदर व्यक्तित्व, कलापूर्ण स्वभाव और अद्भुत कार्य के कारण वह इस्लाम के इतिहास में अत्यंत आकर्षक व्यक्ति है। यह था बाबर का शासनकाल। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।